अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम बिस्मा है और मैं एक घरेलू खातून हूँ। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे और समझदार इंसान थे, लेकिन मेरी कहानी भी वही है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और शौहर की कम तनख्वाह पर गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, खासकर जब घर में मदद के लिए कोई और नहीं था। इस तरह की सूरत-हाल का सामना कई और औरतें करती हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये उन दिनों की बात है जब हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। खुदा ने मुझे 3 बेटे दिए थे, जिनके दरमियान सिर्फ 1.5 साल का ही फ़र्क था। राहें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। मेरे शौहर दानियाल का छोटा-सा घर था, कम तनख्वाह और कोई नौकर-चाकर नहीं। ऐसे में छोटे बच्चों के साथ मुझे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। मेरा शौहर अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था। उनके वालिद का इंतकाल हमारी शादी से कुछ साल पहले हो गया था और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी। अब हम दोनों अकेले ही इस घर में रह गए थे। शौहर के काम पर जाने के बाद मैं पूरे दिन अकेले बच्चों को संभालती और घर के काम भी करती थी। छोटे बच्चों की देखभाल और घर के काम एक अकेली औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। मेरे शौहर सिर्फ नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर देते थे, लेकिन उनके दफ्तर जाने के बाद मेरा पूरा दिन किचन में ही चक्कर लगाते हुए गुजरता था। दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे। घर पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं होता था जिससे मैं बात कर सकूं या जिसे मैं अपना दुख सुना सकूं। रात को जब शौहर दफ्तर से घर आते तो बच्चों के साथ खेलने में लग जाते थे। रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इतने थक जाते थे कि लेटते ही हमें नींद आ जाती थी। एक दिन जौहर एक बड़ी उम्र के आदमी को अपने साथ घर ले आए। आप मुझसे कहने लगे, ये लो बीवी साहिबा, हमारा मसला हल हो गया। आज से अंकल तुम्हारे साथ काम करेंगे और बच्चों को भी संभालेंगे। जो भी काम कहोगी ये मना नहीं करेंगे। बस रात को 8 बजे वापस जाना होगा। ये सुनकर मैं थोड़ी हैरान जरूर हुई थी, मगर मैंने शौहर से इस बारे में कुछ नहीं कहा। शौहर ने मुझे बताया कि बुजुर्ग उनके दफ्तर के बॉस के घर के नौकर हैं। इनके बॉस कुछ महीने के लिए लंदन जा रहे हैं और यहाँ इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। शौहर के बॉस को इस बुजुर्ग पर तरस आ गया, इसीलिए बॉस ने मेरे शौहर से कहा कि वो इन्हें अपने साथ ले आए ताकि वो हमारी मदद कर सके। वो बुजुर्ग उधेड़ उम्र के थे, चेहरे पर जुड़ियाँ और सफ़ेद बाल थे। उनका चेहरा सादगी से भरा हुआ था और वो सफ़ेद दाढ़ी और सादा कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर मैंने सोचा कि अगर कोई औरत होती तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन ये बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन शौहर के बॉस का हुक्म था तो हम मना नहीं कर सकते थे। वो सुबह 9 बजे से ही हमारे घर पर आ जाते और रात के 8 बजे वापस चले जाते। उनके आने से मुझे इतनी मदद ज़रूर मिल गई थी कि मेरे बच्चे उनसे बहल जाते थे और वो घर के छोटे मोटे काम कर देते थे। जब मैं किचन में काम करती थी तो वो मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाते और कहते, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी मैं अच्छी काट लेता हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझसे कह सकती हो। वो पुराने कपड़े पहने हुए, कांधे पर रुमाल लटकाए हुए किचन में गर्मी में पसीना पोंछते रहते थे। वो हमेशा मुझसे काम पूछते रहते थे, लेकिन मैं उनसे कोई काम नहीं करवा पाती थी क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। वो मेरे वालिद की उम्र के थे और मुझे उनसे काम बताने में शर्म आती थी। मैं उनसे कहती, अंकल आप रहने दें, हम कौन से इतने अमीर हैं कि आप हमारा हुक्म मानेंगे, और आप हमारे यहाँ नौकर नहीं हैं। बस आप मेरे बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला दिया करें। उनके आ जाने से मुझे बहुत सहूलत हो गई थी। मैं बाजार की कई चीज़ें उनसे मंगवा लेती थी। बस रात के 8 बजते ही वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते। फिर वो मुझसे इजाज़त मांगते और कहते, मैं जाऊं? जब मैं कहती जाइए तो वो मुझसे कहते, 50 दे दो। मेरे पास फौरी तौर पर पैसे होते थे और मैं उन्हें रोज़ 50 रुपए दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 रुपए का नोट दिया और कहा, रख लीजिए, लेकिन उन्होंने वो पैसे मुझे वापस कर दिए और कहा, बेटा सिर्फ 50 ही लूँगा। मैंने उन्हें ज़्यादा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। 1 महीने के बाद मैं उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। अब मैं किचन में काम कर रही होती तो वो बर्तन धोने लग जाते और सब्ज़ी काट कर दे देते। अब मुझे उनके साथ काम करने में झिझक नहीं होती थी। वो मुझसे बच्चों के बारे में बातें करते रहते थे और कभी-कभी सब्ज़ी काटते हुए खाना बनाने की तरकीब पूछते थे। अब मुझे उनसे बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। धूप में जब बच्चे सो जाते तो मैं किचन में काम करने आ जाती और अंकल मेरे साथ किचन में आ जाते। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बाद उन्होंने मुझसे नजरें चुरा ली
और खामोशी से किचन से बाहर चले गए। मुझे पहली बार उनसे डर महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अगले दिन जब वो घर आए तो उनका बर्ताव पहले जैसा ही था। फिर बातें करते करते उन्होंने अपने मालिक के बारे में कुछ कहा और उनके बच्चों का जिक्र किया। कहने लगे, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनके बच्चे कभी कभार मुझसे बदतमीजी कर लेते हैं, वरना वो भी मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अंकल, आपने अपनी मालकिन के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो कैसी है? वो मेरे पास ही बैठे थे और मैंने सलाद काटते हुए उनसे ये सवाल किया। उन्होंने ठंडी सांस ली और कहा, उनका मिजाज बहुत तेज है, लेकिन वो भी अच्छी है। नौकर का क्या है, हमें तो बस काम से मतलब होता है। मैंने उनसे पूछा, अंकल, मालिक आपको क्या तनख्वाह देते हैं? उन्होंने कुछ देर मुझे गौर से देखा, लेकिन फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बस बात को टालते हुए बोले, मैं ज़रा बच्चों को देख कर आता हूँ, और किचन से बाहर चले गए। एक बार किचन में सब्जी काटते हुए जब मैंने देखा तो उनके हाथ पर गहरे जख्म के निशानात थे जो खराब लग रहे थे। अंकल, ये हाथ कैसे चले? बहुत बड़ा निशान था। ये सुनकर उनका चेहरा धड़क गया। वो कुछ घबरा गए और उनके हाथ से गिलास छूट कर गिर गया। उन्होंने जल्दी से अपनी आसीनें नीचे करते हुए मुझसे कहा, ये मेरी गलती थी। और फिर बर्तन धोने लग गए। उनके चेहरे पर अफसोस का इजहार था और ना जाने क्यों वो मुझे कुछ परेशान लगने लगे थे। जैसे ही 8 बजे उन्हें अपने घर जाने की होती थी, शौहर ने कई बार उन्हें कहा कि हमारे घर में मेहमानों के लिए एक कमरा खाली है, आप वहाँ आराम कर सकते हैं या कुछ देर और रुक सकते हैं, लेकिन वो हमेशा जल्दी जाने की कोशिश करते, जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार बातों बातों में उन्होंने अपनी बीवी के बारे में मुझे बताया। कहने लगे, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी औरत है, जैसे तुम अपने शौहर का ख्याल रखती हो। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मैंने उनसे कहा, आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस वजह से 8 बजते ही आप उनको जाने की जल्दी होती है, वो आपका इंतज़ार कर रही होती है। मेरे कहने पर उनके चेहरे पर अफसरदगी छा गई, वो गहरे ख्याल में डूब गए। कहने लगे, ठीक कहती हो, वो मेरा इंतज़ार करती है। अगर मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो वो दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी राह देखने लगती है। वो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाती है। जब घर पहुंचता हूँ तो मैं उसके पास बैठता हूँ, और तब मेरे पोता पोती आकर मेरे गले लग जाते हैं, मेरे हाथ चूमते हैं, दादा दादा कहकर गोद में बैठने लगते हैं। बहू आकर मुझे पानी का ग्लास देती है, मुझसे कहती है, खाना अभी गर्म है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए लगा दूं। लेकिन एक तुम हो जो मुझे खाना खिलाए बगैर यहाँ से जाने नहीं देती। मुझे रोज़ अपनी बहू से मना करते हुए शर्म आती है। उन्होंने मोहब्बत से कहा, जैसे कोई अपनी बेटी से बात करता है। वैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ। फिर रात को मेरा बेटा दफ्तर से आकर बहुत देर तक मेरी टांगें दबाता है। ये सुनकर मैंने अंकल से पूछा, तो फिर आप मुझसे रोज़ाना 50 रुपए क्यों लेकर जाते हैं? इस बार वो मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए थे। मैंने दिल में सोचा, शायद उन्हें पैसों की परेशानी है, बेटे की तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैंने शौहर से कहा कि आपका बॉस तो अंकल को अच्छी तनख्वाह देता होगा, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता होगा, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो उनके घर वालों को मुश्किल हो रही होगी। आप जितनी तनख्वाह दे सकते हैं उन्हें दे दीजिए। शौहर ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें तनख्वाह देने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन वो मुझसे पैसे लेते हैं तब ना। जब भी मैं उन्हें पैसे देता हूँ वो हर बार मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दे देती हूँ, बस यही मेरी तनख्वाह है। शौहर के पास सुनकर मैंने फैसला किया कि अंकल से पूछूंगी कि 50 के नोट का वो क्या करते हैं। अगले दिन जब मैंने अंकल का नोट दिया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सिर्फ 50 के नोट से उन्हें क्या मिलता है। इस बार वो खामोशी से चले नहीं गए, बल्कि मुझसे कहने के, बेटा तुम मेरे घर आना, खुद अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं और मेरे शौहर उनके घर गए तब वहाँ का मंजर देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो एक सुनसान इलाका था, तंग गलियों वाला। हम एक गली के अंदर गए और 24 घरों के बाद हम एक गली में पहुँचने के बाद आखिरी मकान के सामने रुके, लेकिन इस घर का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को धक्का मारने पर वो खुला। सामने एक कच्ची मिट्टी का आंगन था। मैं और मेरे शौहर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर हम अंदर चले गए। घर में बहुत ज़्यादा खामोशी थी। अंदर जाते ही एक बड़ा सा गंदा आंगन था और सामने 2 कमरे बने हुए थे। हर कमरे में दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई थी। आंगन में पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। वहाँ हर चीज़ मिट्टी बन चुकी थी
आंगन के कोने में खबर देखकर मेरे होश उड़ गए। घर के अंदर एक खबर बनाई गई थी और इसकी मिट्टी भी गीली थी। घर में कोई भी आदमी नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अंकल की चारपाई भी अबुर की एक तरफ बिछाई हुई थी। चारपाई के पास एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर एक स्टील का गिलास उल्टा लटका हुआ था। अंकल सबसे पहले उस खबर के पास थे और कहने लगे, उमा देखो तो कौन आया है। तुम्हें बताया तो था कि बिस्मा आने की जिद कर रही है। वो बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, इसीलिए इस बार मैं उसे साथ लेकर आ गया हूँ। ये सब देखकर मेरे तो पैर जम गए। मेरे शौहर की हालत मुझसे कुछ अलग नहीं थी। अंकल ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस जलाकर उसकी खबर पर रख दी। फिर मुड़कर हमें देखने लगे और कहने लगे, तुम दोनों यहाँ क्यों रुक गए? अंदर आओ ना। तुम मुझसे पूछती हो कि मैं 50 रुपए क्यों लेता हूँ। हुमा को ना अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं रोज़ उसके लिए अगरबत्ती लाता हूँ और ये उसे खुश कर देती है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वो किचन में खाना बना रही होगी। वो हमेशा मेरे आने से पहले ही मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। ये कहते हुए वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर किचन में ले गए। किचन की हालत भी बाकी घर से कुछ अलग नहीं थी। खाली किचन में जिसमें कुछ स्टील के बर्तन पड़े थे और वो भी मिट्टी से ढके हुए थे। मुझे लगा कि शायद इनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई होगी और शायद तमाम खानदान वाले इस दुनिया से चले गए होंगे। लेकिन इसी वजह से अंकल तन्हाई का शिकार हो गए और इसीलिए बचने के बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। फिर वो मुझे और मेरे शौहर को अपने बेटे के कमरे में ले गए। वहाँ भी कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक बड़े फ्रेम में एक तस्वीर लगी हुई थी। मेरा शौहर तो उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया। उसने हैरानी से अंकल की तरफ देखा और फिर तस्वीर की तरफ, जहाँ अंकल अपने बेटे के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका बेटा 22 या 23 साल का लग रहा था और बहू भी उससे उम्र की थी। मेरे शौहर ने हैरत से पूछा, ये तो मेरे बॉस है। मेरे शौहर ने उस नौजवान की तस्वीर की तरफ इशारा किया और हैरत से कहा, ये नाम सुनकर मैं भी दंग रह गई थी। मैंने आज तक शौहर के बॉस को नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना था। शौहर की आवाज़ हैरत के मारे फंसी हुई थी। अंकल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, मैं तो इनका नौकर हूँ। वो रोते हुए बोले। मेरे शौहर ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। मेरे शौहर के गले से लगकर अंकल फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखें भी ये सब देखकर पथरा गई थी। अंकल ने रुक रुक कर बताया कि मेरा घर बर्बाद हो गया बेटा। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत की, बेटे की अच्छी परवरिश की, उसे अच्छी तालीम दिलाने के लिए अपना सुकून सब कुर्बान कर दिए। मैंने अपनी सारी जवानी मालिक के घर नौकरी करते हुए गुजार दी थी। इस वक्त मुझे रोज़ 50 तनख्वाह मिलती थी, जिससे मेरा घर अच्छी तरह चल रहा था। मेरी ड्यूटी 8 बजे तक ही थी। मेरा बेटा तब बहुत छोटा था और मेरी बीवी पूरा दिन उसी के साथ गुजर बसर करती थी। घर में मेरे वालिदैन के साथ वक्त गुजारती थी। तब वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती थी कि मेरी माँ को किसी बात का उल्टा जवाब दे सके या मेरे वालिद को आंख उठाकर भी देख सके। बस सर झुकाकर सास ससुर के हर हुक्म को मानती थी और उनकी खिदमत करती थी। मैं 8 बजे तक घर वापस आता था, अपने वालिद की टांगें दबाकर, अपनी माँ की बातें और शिकायतें सुनकर फिर अपनी बीवी के पास चला जाता था। बस वहीं 2-3 घंटे हमारी अपनी ज़िंदगी थी। हम एक दूसरे से बातें करते, अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांटते। बेटे के जन्म के बाद हमने उसे सबसे आगे रखा। हमने सोचा था कि हम अनपढ़ हैं, इसी वजह से हमें दूसरों के घर नौकरी करनी पड़ती है और उनका झूठा खाना खाना पड़ता है। अगर हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त गुजरता गया। मेरे वालिदैन भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मैंने अपने वालिद की जगह ली और कब मेरी बीवी ने माँ की, हमें पता ही नहीं चला। हमारे काले बाल और खूबसूरत जवानी अपने बेटे की परवरिश और ख्वाहिशें पूरी करते करते कब पूरे हो गए, हमें पता ही नहीं चला। मेरा बेटा बॉस बन चुका था। मैंने अपने मालिक से कहकर अपने बेटे को उनके दफ्तर में नौकरी दिलवा दी। उन्होंने मेरे बेटे को आराम से नौकरी दे दी, क्योंकि मैंने अपनी सारी जवानी उनके घर पर नौकरी करते हुए गुजारी थी। 50 रुपए तनख्वाह मिलती थी और बाकी वो अपने घर का बचा हुआ खाना और कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और हुमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती थी। मालिक की एक बेटी थी आसिया, जो उनकी इकलौती बेटी थी। वो बहुत ज़िद्दी और बदतमीज़ थी। मुझे हमेशा नौकर के घर बुलाती थी, लेकिन मैं नौकर था इसीलिए उसे कुछ नहीं कहता था। अगर बात यहीं तक महदूद रहती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती।
मेरे बेटे की तनख्वाह अब अच्छी हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा। जब अपने जवानी में अपनी बीवी को नहीं दे पाया, वो हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजारेंगे। मैं यही सोच रहा था कि जैसे मेरी बीवी ने मेरे वालिदैन की खिदमत की है, हमारी बहू भी ऐसे ही हमारी खिदमत करेगी। जब मेरे बेटे की पहली तनख्वाह मिली, तो मैंने मालिक से कहा कि मैं अब नौकरी से छुट्टी लेना चाहता हूँ। उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। कुछ महीने मैंने घर पर ही गुजारे। फिर एक दिन मालिक मेरे घर आए और उन्होंने अपनी बेटी आसिया के लिए मेरे बेटे का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया। कहाँ हम और कहाँ मालिक। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेहनती भी था। मालिक ने शादी का हुक्म दिया तो मैंने कुछ एतराज़ किया। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए थी जो ज़िद्दी और बदतमीज़ हो। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरी बीवी की तरह अच्छी हो। मगर मालिक मुझे मजबूर करने लगा। मालिक ने मेरे बेटे से बात की और मेरा बेटा ये बात सुनकर खुश हो गया। मालिक को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए था। मेरी तो सारी ज़िंदगी उनकी ग़ुलामी करते हुए कट गई थी। अब उन्हें मेरे बेटे की ग़ुलामी भी चाहिए थी। उनकी बदतमीज़ और ज़िद्दी बेटी अगर किसी और के घर शादी करके जाती, तो शायद 2 दिन भी ना टिक पाती। इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे को फंसाया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मालिक की बेटी से शादी करने को तैयार हो गया। आखिर मुझे ही बेटे की ज़िद माननी पड़ी। फिर मालिक मेरे बेटे को शादी के बाद अपने ही घर ले गया और एक बहुत बड़ा बंगला मेरे बेटे के नाम कर दिया। ये देखकर मेरा बेटा हमें भूल गया। उसने हमारे घर आना छोड़ दिया। मैंने ये गम बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरी बीवी ये सब बर्दाश्त ना कर पाई और मर गई। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसीलिए इसी घर में अपनी बीवी की कब्र बना दी और अब इसी कब्र के सहारे जिंदा हूँ। उन बुजुर्ग की ये कहानी सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी की आंखें भर आईं। मेरे शौहर को ये बात मालूम नहीं थी कि ये नौकर उनके बॉस का सगा बाप था। इसीलिए मेरे शौहर ने उनसे कहा था कि वो हमारे घर ही हमारे साथ घर का फर्द बनकर रहे, अगर वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, मगर अपने सगे बाप की तरह उनकी खिदमत करने लगे।